हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। दिस इज डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, हम यूजीसी एनटीए 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपकी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम 50 डेज मैराथन आपके लिए लेकर के आए हैं। हर रोज रात के 10 बजे वीडियो अपलोड हो जाता है। आज हमारा डे 16 है। 50 डेज मैराथन में 50 दिन में 50 वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। हमने 15 दिन में 15 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। हर वीडियो में 100 एमसीक्यूज होंगे। इसका मतलब 1500 एमसीक्यूज ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो के नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स मॉक टेस्ट पार्ट 16, जिसमें हम एमसीक्यू 1501 से 1600 को कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 501 और क्वेश्चन है हमारा DFEC स्टैंड्स फॉर। हमें बताना है DFEC का फुल फॉर्म। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा ड्यूटी फ्रीडम एक्सपोर्ट क्रेडिट, दूसरा ऑप्शन ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट क्रेडिट, तीसरा ऑप्शन डायरेक्ट फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल और चौथा ऑप्शन ड्यूटी फ्री एक्सचेंज क्रेडिट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट क्रेडिट। DFEC stands for ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट क्रेडिट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 502 है और क्वेश्चन है हमारा FIEO stands for। यहां पे हमें FIEO का फुल फॉर्म बताना है। हमारे 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है हमारा फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है हमारा फेडरेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा ऑप्शन है हमारा फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन और चौथा ऑप्शन है हमारा फाइनेंशियल इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है FIEO स्टैंड्स फॉर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। FIEO का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 503 है और क्वेश्चन है हमारा रुपी वॉज डीवैल्यूड इन। रुपीस इनमें से किस डेट को, किस साल को डीवैल्यू किया गया था। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है जुलाई 1990, दूसरा ऑप्शन है जुलाई 1992, तीसरा ऑप्शन है जुलाई 1991 और चौथा ऑप्शन है जुलाई 1994। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जुलाई 1991। देखिए, इंडिया के अंदर जब ऑफिशियली अपनी जो इंडियन रुपीज है ना, उसको जब उसकी वैल्यू को कम किया जाता है ऑफिशियली, तो उसे कहते हैं डिवैल्यूएशन। इंडिया में ऑफिशियली 3 बार डिवैल्यूएशन हुआ है। पहली बार 1966 में हुआ था, दूसरी बार 1991 में हुआ था और तीसरी बार 2013 में हुआ था, मनमोहन जी ने किया था। तो ये जो जुलाई 1991 में डिवैल्यूएशन हुआ था इंडियन रुपीज का, ये अप्रोक्सीमेटली 19% हमारी करेंसी को डिवैल्यू कर दिया गया था। ठीक है, तो rupee was devalued in July 1991 is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 504 और क्वेश्चन है हमारा एट प्रेजेंट देयर आर ओनली डैश इंडस्ट्रीज फॉर विच लाइसेंसिंग इज कंपलसरी। प्रेजेंट में सिर्फ कितनी, मतलब कितनी इंडस्ट्रीज हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना बहुत ही कंपलसरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 6 इंडस्ट्रीज, दूसरा ऑप्शन है 10 इंडस्ट्रीज, तीसरा ऑप्शन है 18 इंडस्ट्रीज और चौथा ऑप्शन है 9 इंडस्ट्रीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 6 इंडस्ट्रीज फॉर विच लाइसेंसिंग इज कंपलसरी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 505 और क्वेश्चन है हमारा एट प्रेजेंट डैश इंडस्ट्रीज आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। प्रेजेंट में 2020 चल रहा है, कितनी इंडस्ट्रीज रिजर्व रखी गई हैं पब्लिक सेक्टर के लिए। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 8। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 3 इंडस्ट्रीज। At present, 3 industries are reserved for public sector as on April 2020। एकदम लेटेस्ट डेटा हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, 3 इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्व करके रखी है पब्लिक सेक्टर के लिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 506, क्वेश्चन है हमारा, इफ एनी कंट्री नीड्स फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ द नेशन देन द कंट्री शुड अप्रोच। अगर किसी देश को लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए फंड्स चाहिए, मतलब ढेर सारे फंड्स चाहिए और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चाहिए और ढेर सारे फंड्स चाहिए, ज्यादा डेवलपमेंट के लिए चाहिए, तो वो जो कंट्री होगा, वो जो नेशन होगा ना, वो इन चारों ऑर्गेनाइजेशंस में से किसको अप्रोच करेगा, कहां से उसको पैसा मिलेगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, दूसरा ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा ऑप्शन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और चौथा ऑप्शन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक में एक तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए लोन मिलता है और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है वो है डेवलपमेंट के लिए लोन मिलता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हम बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में शॉर्ट टर्म के लिए आपको क्रेडिट मिलता है, जो लोन मिलता है वो शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है और वो आपका इंटरनेशनल जो ट्रेड आपने किया ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसको बैलेंस करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, डेवलपमेंट की बात करेंगे और लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, वर्ल्ड बैंक हो गया। और आपका ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को बराबर बैलेंस करने की अगर बात हुई और शॉर्ट टर्म क्रेडिट की बात हुई तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देगा। आई बिलीव कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 507 और क्वेश्चन है हमारा 100% एफडीआई इज अलाउड इन। इंडिया के अंदर 100% एफडीआई किस में अलाउ कर दिया गया है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इंश्योरेंस सेक्टर, दूसरा ऑप्शन है बैंकिंग सेक्टर, तीसरा ऑप्शन है होटल्स एंड टूरिज्म और चौथा ऑप्शन है डिफेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 100% एफडीआई इज अलाउड इन होटल्स एंड टूरिज्म। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 508 और क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सजेशन फॉर इंप्रूविंग एजुकेशन सिस्टम। इन चारों में से कौन सा एक सजेशन नहीं है, मतलब गलत दिया हुआ है एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। मतलब 3 सही हैं जो एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए है, एक नहीं है। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट है जिसे एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा नहीं, उल्टा बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है एजुकेशन शुड बी मेड जॉब ओरिएंटेड, दूसरा कह रहे वोकेशनल एजुकेशन शुड बी डिस्करेज्ड। वोकेशनल का मतलब होता है स्किलफुल, जहां पे आपको स्किल मिले। ठीक है, कुछ भी काम करने में आपको स्किल वाला एजुकेशन। ठीक है, तीसरा कह रहे द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन शुड बी रेज्ड और चौथा कह रहे एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन शुड बी केयरफुली प्लान्ड सिंस इट इज कॉस्टली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। इन्होंने बोला है कि वोकेशनल एजुकेशन शुड बी डिस्करेज। वोकेशनल का मतलब एक ऐसा एजुकेशन जिसमें आपको स्किल प्राप्त हो रहा है, आप कोई चीज सीख रहे हो और उस स्किल के बेसिस पे आप यू कैन अर्न एनीथिंग। तो ये सजेशन में नहीं है। आपको मालूम होगा कि स्कूल में आजकल तो फॉरेन लैंग्वेजेस भी सिखा रहे हैं, कंप्यूटर तो बहुत पहले से सिखा रहे हैं। कोई इंसान कंप्यूटर सीखने के बाद कंप्यूटर पे काम करके पैसे अर्न कर सकता है, फॉरेन लैंग्वेज सीख करके पैसे अर्न कर सकता है, मतलब दूसरों को फॉरेन लैंग्वेज सिखा करके। तो दीज आर वोकेशनल एजुकेशन। तो स्कूल में, कॉलेजेस में वोकेशनल एजुकेशन को डिस्करेज नहीं किया जाता। हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसको डिस्करेज नहीं किया जाता, उल्टा इनकरेज किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सजेशन नहीं है एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 509, क्वेश्चन है हमारा NIXI स्टैंड्स फॉर। हमें फुल फॉर्म बताना है NIXI का। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है न्यू इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है नेशनल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑफ इंडिया और चौथा है न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है NIXI स्टैंड्स फॉर नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 510 और क्वेश्चन है हमारा NHPC स्टैंड्स फॉर। हमें फुल फॉर्म बताना है NHPC का। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन न्यूक्लियर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, अच्छा। दूसरा है नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, तीसरा है नेशनल हाइड्रो पब्लिक कॉर्पोरेशन और चौथा है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, NHPC स्टैंड्स फॉर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 511, और क्वेश्चन है हमारा नॉन कमर्शियल ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर, इनमें से कौन सा नॉन कमर्शियल ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब एनर्जी का सोर्स है नॉन कमर्शियल और ट्रेडिशनल सोर्स। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा फायरवुड, दूसरा ऑप्शन है डंग केक्स, डंग केक्स मतलब काउ डंग केक्स, ठीक है। तीसरा है एग्रीकल्चरल वेस्ट, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों के तीनों नॉन कमर्शियल ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 512, क्वेश्चन है हमारा प्लांट लोड फैक्टर मेजर्स, जो प्लांट लोड फैक्टर है वो क्या मेजर करता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ हाइडल प्लांट, दूसरा ऑप्शन है हमारा ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ एटॉमिक प्लांट, तीसरा ऑप्शन है हमारा ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ थर्मल प्लांट, और चौथा ऑप्शन है हमारा ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ टाइडल प्लांट। तो प्लांट लोड फैक्टर मेजर्स ऑप्शन सी, दैट इज ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ थर्मल प्लांट्स, ठीक है। प्लांट लोड फैक्टर क्या मेजर करता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ थर्मल प्लांट्स। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 513, और क्वेश्चन है हमारा इन द थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन द फर्स्ट स्टेज, इन द थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन द फर्स्ट स्टेज, हमें बताना है क्या होता है फर्स्ट स्टेज में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है बर्थ रेट फॉल्स एंड डेथ रेट फॉल्स, बर्थ रेट भी फॉल कर रहा है और डेथ रेट भी फॉल कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है बर्थ रेट फॉल्स एंड डेथ रेट राइसेस, तीसरा है बर्थ रेट इज हाई एंड डेथ रेट इज हाई, और चौथा है बर्थ रेट राइजेस एंड डेथ रेट फॉल्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बर्थ रेट इज हाई एंड डेथ रेट इज हाई, ठीक है। इन द थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन द फर्स्ट स्टेज बर्थ रेट इज हाई एंड डेथ रेट इज हाई, दोनों हाई है, बर्थ रेट भी ज्यादा है और डेथ रेट भी ज्यादा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 514, और क्वेश्चन है हमारा इंडिया अकोमोडेट्स डैश परसेंट ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एज ऑन अप्रैल 2020। इंडिया दुनिया का कितना परसेंट पॉपुलेशन अपने देश में एकोमोडेट करता है, मतलब दुनिया की पॉपुलेशन के कितने परसेंट लोग इंडिया में रहते हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन 20, तीसरा ऑप्शन 17% और चौथा ऑप्शन 18%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडिया एकोमोडेट्स 17% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एज ऑन अप्रैल 2020। अभी की जनसंख्या के हिसाब से एज ऑन अप्रैल 2020 इंडिया एकोमोडेट्स 17% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 515, और क्वेश्चन है हमारा एट शटडाउन पॉइंट, शटडाउन पॉइंट पे क्या होता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है प्राइस इज इक्वल टू एवीसी, दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा है टोटल लॉस ऑफ द फर्म इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट, और चौथा कह रहे हैं ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा शटडाउन पॉइंट तीनों कंडीशन में होती है, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। शटडाउन पॉइंट एक फर्म के लिए तब भी होती है जब प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, उस समय भी होती है जब टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उस समय भी होता है जब टोटल लॉस ऑफ द फर्म इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो वो फर्म के लिए एक शटडाउन पॉइंट होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 516, और क्वेश्चन है हमारा द डिफरेंस कर्व अप्रोच डज नॉट अज्यूम, जो डिफरेंस कर्व अप्रोच है ना वो क्या उसका अजम्पशन नहीं है, इन चारों में से उस जो डिफरेंस कर्व अप्रोच है उसका अजम्पशन नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारा रैशनैलिटी ऑन द पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स, दूसरा ऑप्शन है हमारा ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, तीसरा ऑप्शन है हमारा कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, और चौथा ऑप्शन है हमारा कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। द डिफरेंस कर्व अप्रोच डज नॉट अज्यूम द कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 517, क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम। इन चारों में से कौन सी ऐसी एजेंसी है भारत के अंदर जो नेशनल इनकम का कंप्यूटेशन करती है, मतलब कैलकुलेशन करती है, एक हिसाब से हिसाब किताब करती है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है, मैंने फुल फॉर्म लिख दिया है, लेकिन जो ऑप्शंस थे उसमें फुल फॉर्म नहीं था, आपकी सहूलियत के लिए हमने फुल फॉर्म लिखा है। पहला ऑप्शन है हमारा NCAER, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। दूसरा ऑप्शन है CSO, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा ऑप्शन है NSS, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल सर्विस स्कीम। और चौथा ऑप्शन है RBI, जिसका फुल फॉर्म आपको मालूम है, इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी CSO, दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इज एन एजेंसी इन इंडिया which is responsible for computation of national income. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 518 है, और क्वेश्चन है हमारा, सपोज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी X इज रुपीज 1,25,000। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि एक कमोडिटी X है जिसका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 1,25,000, ठीक है। आउट ऑफ दिस इम्प्लिसिट कॉस्ट इज रुपीज 35,000। टोटल 1,25,000 में इम्प्लिसिट कॉस्ट आपका 35,000 है और नॉर्मल प्रॉफिट आपका 25,000 है। व्हाट विल बी द एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी X? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 90,000, दूसरा ऑप्शन है 60,000, तीसरा ऑप्शन है 65,000 और चौथा ऑप्शन है 1 लाख। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारा जो टोटल कॉस्ट था वो 1,25,000 था। अगर हमें एक्सप्लिसिट कॉस्ट निकालना है तो इसमें हमें इम्प्लिसिट कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा और साथ ही साथ हमें उसमें नॉर्मल प्रॉफिट को भी माइनस करना पड़ेगा। तो 1,25,000 में जब हम 25,000 माइनस करेंगे तो बच गया 1 लाख, और 1 लाख में हम जब 35 माइनस करेंगे तो बच गया 65,000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 65,000, ठीक है। तो 65,000 विल बी द एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी X इन द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 519, क्वेश्चन है हमारा, ओवर द प्लानिंग पीरियड द रिलेटिव शेयर ऑफ एरिया अंडर फूड ग्रेन इन ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया हैज। जो भी प्लानिंग पीरियड है ना, ओवर द प्लानिंग पीरियड, वो जो 5 ईयर प्लान्स बनते थे, ये प्लानिंग पीरियड होते थे। जो रिलेटिव शेयर है एरिया अंडर फूड ग्रेन्स इन ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया हैज, जो भी हमारे देश में जितना भी अन्न उपज होता है, जितना भी हम मतलब फार्मिंग करते हैं, उसमें फूड ग्रेन्स का जो शेयर है, ठीक है, वो उसका क्या हुआ है, वो बढ़ा है, घटा है, सेम है, क्या हुआ है, ठीक है। ये सवाल पूछा गया है। आई होप कि आपको क्वेश्चन मैं समझाने में सफल रहा हूँगा, ठीक है। तो ऑप्शन है डिक्रीज्ड, ऑप्शन बी इज इंक्रीज्ड, ऑप्शन सी इज रिमेन्स द सेम, और ऑप्शन डी इज इंक्रीज्ड इनिशियली एंड देन डिक्रीज्ड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए डिक्रीज्ड। ये जो प्लानिंग पीरियड इंडिया के अंदर रहा है, शुरुआत हुई थी 1951 से, और पूरा का पूरा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर के ऊपर था, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग हमारे देश में 3 करोड़ लोगों की भूख, मतलब क्योंकि अन्न नहीं था तो इस वजह से भूखमरी से 3 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। स्टारवेशन की वजह से 3 करोड़ लोग मर गए थे, ठीक है। तो उस टाइम जो हमारा पहला 5 ईयर प्लान बनाया गया था, उसमें पूरा का पूरा फोकस ये किया गया था कि हमारा देश दूसरे देश के ऊपर एग्रीकल्चर मतलब फूड क्रॉप्स के लिए डिपेंडेंट ना रहे, अपने देश पे ही सेल्फ डिपेंडेंट बने एग्रीकल्चर पे, ठीक है। तो शुरुआत वहां से हुई थी, और ये जो प्लानिंग पीरियड चला और फिलहाल चल रहा है, इसमें क्या हुआ है कि जो भी हमारा शेयर है ना, जो फूड ग्रेन्स का शेयर है, वो कंपैरेटिवली डिक्रीज हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि फार्मिंग डिक्रीज हुई है, फार्मिंग उतनी है या बढ़ी भी होगी, लेकिन जो फूड ग्रेन्स का जो शेयर है ना, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि फूड ग्रेन्स में ना किसानों को कंपैरेटिव उतना पैसा नहीं मिलता, इसी वजह से किसान सुसाइड कर लेते हैं। आपने देखा होगा किसान जो सुसाइड करते हैं वो मेनली फूड ग्रेन्स वाले ही जो किसान होते हैं वो सुसाइड करते हैं। उनको उनकी उपज का पैसा नहीं मिल पाता, जिस वजह से वो बेचारे सुसाइड करते हैं। और जो फार्मिंग है उसका एक दूसरा पार्ट भी है जिसे कहते हैं कैश क्रॉप्स। वो किसान मोस्टली सुसाइड नहीं करते, क्योंकि उनका जो कैश क्रॉप्स है ना, उसको बहुत ज्यादा पैसा प्रोवाइड होता है कंपेरेटिवली एज वी कंपेयर इट टू फूड क्रॉप्स, ठीक है। तो जो अनाज उगाने वाले जो किसान होते हैं वो बेचारे सुसाइड कर लेते हैं। तो ये आपने देखा कि ये क्या हो रहा है कि ये एरिया
धीरे धीरे डिक्रीज हुआ है और आगे भी हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 520 और क्वेश्चन है हमारा द LAC कर्व दैट इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है ना, उसके बारे में बोला गया है कि इन चारों में से कहां वो फिट बैठता है, जरा आप बताइएगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है द LAC कर्व फॉल्स व्हेन द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व फॉल्स। ठीक है, LAC कर्व फॉल करेगा जब लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व फॉल करेगा। दूसरा ऑप्शन है द LAC कर्व राइजेस व्हेन द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व राइजेस। तीसरा ऑप्शन है द LAC कर्व गोज थ्रू द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। और चौथा ऑप्शन है द LAC कर्व फॉल्स व्हेन लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज ग्रेटर देन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एंड राइजेस व्हेन द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज ग्रेटर देन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वही जो बोल नहीं पा रहे थे, ऑप्शन डी, द LAC कर्व फॉल्स व्हेन LMC इज ग्रेटर देन LAC। जब LMC LAC से बड़ा हो जाएगा ना, ग्रेटर हो जाएगा, तो LAC कर्व फॉल करने लगेगा और राइज करेगा जब LMC ग्रेटर हो जाएगा LAC से। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रही है तो आप एक बार इसे पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। दिक्कत होने से कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं जरूर से एक्सप्लेन करूंगा इसको। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 521 क्वेश्चन है हमारा ओवर द प्लानिंग पीरियड द शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द GDP ऑफ इंडिया हैज। जो प्लानिंग पीरियड रहा ना आजादी के बाद 1951 से जो हमारा प्लानिंग पीरियड शुरू हो गया ना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, ठीक है, इस टाइप से जो प्लानिंग पीरियड रहा, इसमें जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना GDP में, उसका क्या हुआ, मतलब ये इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, रिमेन्स द सेम, ठीक है, या रिमेन अबव 40%, तो क्या हुआ? चार ऑप्शन, पहला ऑप्शन इंक्रीज, दूसरा ऑप्शन डिक्रीज, तीसरा ऑप्शन रिमेन कांस्टेंट और चौथा ऑप्शन रिमेन अबव 40%। तो मैं आपको बताऊं, इंडिया में जो पहली बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी ना, वो आई थी 1948 में। रीजन क्या था कि जो देश डेवलप्ड हैं, आप जितने भी दुनिया के देश देख लीजिए, जितने भी डेवलप्ड देश हैं, वहां सेकेंडरी सेक्टर, जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना, वो उनकी बदौलत डेवलप्ड है। इंडिया में आज भी 70% पॉपुलेशन, मतलब अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, डायरेक्टली जितनी जो इंडिया की पॉपुलेशन है ना, जो एग्रीकल्चर कर रही है, वो 48.9% पॉपुलेशन आज के डेट में भी एग्रीकल्चर कर रही है। और दे आर नॉट इवन ब्रिंगिंग द 15% ऑफ GDP, वो 15% भी GDP का लेकर के नहीं आ रहे हैं। तो मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने के बाद भी आप GDP इंक्रीज नहीं कर पा रहे हो, वो भी एक अच्छी खासी पॉपुलेशन। मतलब इंडिया में जितने भी पॉपुलेशन काम कर रही है, उसका 50% एग्रीकल्चर में काम कर रही है और ग्रोथ नहीं हो पा रहा। और हमने देखे हैं कि बहुत सारे ऐसे देश हैं पूरी दुनिया में जहां की पॉपुलेशन बहुत थोड़ी है लेकिन बहुत डेवलप्ड है इंडिया से। जैसे जापान की बात करें, वहां की इंडिया के कंपेरेटिव बहुत कम लोग हैं, पॉपुलेशन बहुत कम है। आप देखिए वहां की GDP कितनी हाई है, वहां का पर कैपिटा इनकम कितना ज्यादा है। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि ओवर द प्लानिंग पीरियड, जो इंडिया में पहली बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 1948 में, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था ना, वो GDP के कंपेरेटिव, मतलब वो धीरे धीरे बढ़ने लगा और आज भी बढ़ रहा है। आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या किया कि इसमें और भी डेवलपमेंट लाने के लिए और भी चेंजेस किए। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेकर के आए, जिससे इंडिया में बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गई है। और आने वाले टाइम में और बढ़ेगा, नई नई फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी हमारे देश में और इससे देश डेवलप करेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ओवर द प्लानिंग पीरियड द शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द GDP ऑफ इंडिया हैज increased. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 522 और क्वेश्चन है हमारा when dash we know that the firms are earning just normal profits। अब चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सी कंडीशन जब आती है तो हमें ये मालूम है कि जो फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ठीक है, चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। जब एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है तो क्या फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। दूसरा ऑप्शन है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तीसरा ऑप्शन है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू और चौथा ऑप्शन है एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है व्हेन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, ऑप्शन डी, we know that firm are earning just normal profits। option D is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 523 और क्वेश्चन है हमारा
मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स डैश कर, मार्जिनल कॉस्ट कर्व किस कर्व को कट करता है एट देयर मिनिमम पॉइंट। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व एंड एवरेज कॉस्ट कर्व। दूसरा ऑप्शन है एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। तीसरा ऑप्शन है हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व। और चौथा ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है marginal cost curve cuts average variable cost curve and average cost curve at their minimum points. Option A is the correct answer for the given question. ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 524। क्वेश्चन है हमारा इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द लॉन्ग रन देयर विल बी डैश। इन्होंने पूछा है कि जो लॉन्ग रन में परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है ना, उसमें क्या होता है। ठीक है, उसमें क्या नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, ऑप्शन ए। क्या उसमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होता है, क्या उसमें लेस प्रोडक्शन होता है, या क्या उसमें कॉस्ट विल बी फॉलोइंग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द लॉन्ग रन देयर विल बी नॉर्मल प्रॉफिट्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में लॉन्ग रन में फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 525, और क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है मोनोपोलिस्ट कैन अर्न ओनली प्रॉफिट्स। ऐसा नहीं है। दूसरा ऑप्शन है फर्म्स इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट आर प्राइस मेकर्स। ऐसा नहीं है। तीसरा ऑप्शन है इंडस्ट्री इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज अ प्राइस टेकर। और चौथा ऑप्शन एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड डिमांड कर्व आर सेम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड डिमांड कर्व आर सेम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ऊपर की 3 ऑप्शन क्यों नहीं है। देखिए, मोनोपोलिस्ट कैन अर्न ओनली प्रॉफिट, जरूरी नहीं है कि मोनोपोलिस्ट हमेशा जिंदगी भर प्रॉफिट अर्न करे, उसको भी लॉस होता है। ठीक है, तो मोनोपोलिस्ट कैन अर्न प्रॉफिट ओनली प्रॉफिट्स गलत है, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। दूसरा कह रहे हैं फर्म्स इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट आर प्राइस मेकर। सॉरी, इट्स नॉट प्राइस मेकर, इट इज प्राइस टेकर। ठीक है, यहां पे फर्म की बात की जा रही है। फर्म्स परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस टेकर होते हैं, ना कि प्राइस मेकर होते हैं। और तीसरा कह रहे थे कि इंडस्ट्री, देखिए ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन है। मैंने जब पहली बार पढ़ा था मुझे भी डाउट हुआ था। पहले यहाँ पे ऊपर फर्म्स की बात की जा रही है और नीचे यहाँ पे इंडस्ट्री की बात की जा रही है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। आपको मालूम है क्या डिफरेंस है? इंडस्ट्री इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज अ प्राइस टेकर। सॉरी, इंडस्ट्री इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज अ प्राइस मेकर। तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा कंफ्यूज कर दिया है कैंडिडेट को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, जहां पे ये कहा जा रहा है कि average revenue curve and demand curve are same. Option D is the correct answer for the given question. Question number 526 और क्वेश्चन है हमारा सोप इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सवाल पूछा गया है कि सोप इंडस्ट्री इनमें से किसका एग्जाम्पल है। ये 4 मार्केट स्ट्रक्चर दिए हैं और पूछा गया है कि सोप इंडस्ट्री इनमें से किसका एग्जाम्पल है। पहला ऑप्शन है हमारा ओलिगोपोली, दूसरा ऑप्शन है हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन, तीसरा ऑप्शन है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और चौथा ऑप्शन है हमारा मोनोपोली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओलिगोपोली में जो पहला ऑप्शन है, ओलिगोपोली में क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स तो होते हैं लेकिन स्मॉल नंबर्स ऑफ बिग सेलर्स होते हैं। ठीक है, हम काउंट कर सकते हैं इवन 8, 10, 15, 20 से ज्यादा सेलर्स होते भी नहीं है ओलिगोपोली में, और ये बहुत बड़े सेलर्स होते हैं जो पूरे मार्केट को कैप्चर करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा सोप इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज हैं, इतनी कंपनीज हैं कि आप उनका नाम भी नहीं जानते। इवन अगर आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे जाकर के सर्च करेंगे तो आपको नए नए ब्रांड्स, नई नई कंपनीज, और ये हर रोज ऐड होते चले जा रहे हैं। ओलिगोपोली में एक तो बहुत ज्यादा फंड चाहिए आपको आने के लिए मार्केट के अंदर, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो ओलिगोपोली नहीं है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज जस्ट लाइक अ बेंचमार्क। परफेक्ट कॉम्पिटिशन तो आज के टाइम पे सस्टेन करता ही नहीं है मार्केट में। ठीक है, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन भी नहीं है। मोनोपोली का मतलब ये होता है कि सिंगल सेलर। तो सोप कंपनीज, जो सोप इंडस्ट्री है उसमें सिंगल सेलर तो है नहीं। आपको मालूम है बहुत सारी कंपनीज हैं जो साबुन बना बना करके बेच रही हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 527। क्वेश्चन है हमारा अ प्योर कॉम्पिटिटिव फर्म्स सप्लाई शेड्यूल
इन द शॉर्ट रन इज डिटरमाइंड बाय, एक प्योर कॉम्पिटिटिव फर्म का सप्लाई स्केड्यूल जो है शॉर्ट रन का, वो किसके बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है, इज डिटरमाइंड बाय, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इट्स एवरेज रेवेन्यू, दूसरा ऑप्शन है इट्स मार्जिनल रेवेन्यू, तीसरा ऑप्शन है इट्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व, और चौथा ऑप्शन है मार्जिनल यूटिलिटी फॉर मनी कर्व। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इट्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व। A pure competitive firm's supply schedule in the short run is determined by its marginal cost curve. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 528 और क्वेश्चन है हमारा when price is less than average variable cost at the profit maximizing level of output a firm should, सवाल पूछा जा रहा है कि एक फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल पे अगर प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम है तो फर्म को क्या करना चाहिए, ठीक है। अ फर्म शुड, वी हैव फर्स्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन है हमारा अ फर्म शुड शट डाउन सिंस इट कैन नॉट रिकवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा ऑप्शन है अ फर्म शुड प्रोड्यूस वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इफ ऑपरेटिंग इन शॉर्ट रन, अगर फर्म शॉर्ट रन के लिए ऑपरेट कर रहा है, काम कर रहा है शॉर्ट रन के लिए, तो उसे मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर इस हिसाब से काम करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है हमारा अ फर्म शुड प्रोड्यूस वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इफ ऑपरेटिंग इन लॉन्ग रन, और चौथा कह रहे हैं नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अ फर्म शुड शट डाउन सिंस इट कैन नॉट रिकवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर फर्म का जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है उससे कम उसका प्राइस है, प्राइस इज लेस देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अ फर्म शुड शट डाउन सिंस इट कैन नॉट रिकवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 529, क्वेश्चन है हमारा अ फर्म एनकाउंटर्स इट्स शटडाउन पॉइंट व्हेन, एक फर्म अपना शटडाउन पॉइंट कब एनकाउंटर करता है, मतलब कब फेस करता है, किस सिचुएशन पे उसे ये समझ में आता है कि ये हमारा शटडाउन पॉइंट है, अब फर्म को बंद कर देना चाहिए, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एवरेज टोटल कॉस्ट इक्वल्स प्राइस एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट। दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स प्राइस एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट। तीसरा ऑप्शन है हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट इक्वल प्राइस एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट, और चौथा ऑप्शन है हमारा मार्जिनल कॉस्ट इक्वल प्राइस एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ फर्म एनकाउंटर्स इट शटडाउन पॉइंट व्हेन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, व्हेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स प्राइस एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट। जस्ट इसके पिछला जो क्वेश्चन था वो एकदम यही क्वेश्चन था, घुमा करके ये सवाल पूछा है। आपको याद होगा, अगर आपने पिछला क्वेश्चन समझा है ध्यान से तो आप देख रहे होंगे कि वही चीज है कि अ फर्म एनकाउंटर्स इट्स शटडाउन पॉइंट व्हेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स प्राइस एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 530, और क्वेश्चन है हमारा इन विच ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर is the degree of control over the price of its products by a firm is very large। इनमें से किस मार्केट स्ट्रक्चर में जो डिग्री ऑफ कंट्रोल है ना प्राइस के ऊपर एक फर्म द्वारा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इम्परफेक्ट कंपटीशन। देखिए दो टाइप के कंपटीशन होते हैं, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन जो एक्चुअली होता ही नहीं है, जो एक हिसाब से बेंचमार्क है, ठीक है। दूसरा होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, वो सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। तो पहला ऑप्शन है इम्परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा ऑप्शन है मोनोपोली, तीसरा ऑप्शन है ओलिगोपोली, और चौथा ऑप्शन है परफेक्ट कंपटीशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मोनोपोली। मोनोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर द डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स बाय अ फर्म इज वेरी लार्ज। तो मोनोपोली में जो फर्म होता है ना, जो प्रोड्यूसर होता है, वो अपने प्रोडक्ट को का जो प्राइस होता है ना उसको सबसे ज्यादा कंट्रोल कर सकता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 531, क्वेश्चन है हमारा फॉर द प्राइस टेकिंग फर्म्स। जो फर्म्स प्राइस टेकर्स होते हैं, 4 पॉइंट्स बताए गए हैं। पहला कह रहे हैं
मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन प्राइस। प्राइस टेकिंग फर्म्स के लिए कहा जा रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस से कम हो जाता है, मतलब कम होता है। दूसरा ऑप्शन है मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन प्राइस। तीसरा ऑप्शन कह रहे हैं द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्राइस इज नॉट क्लियर। और चौथा कह रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फॉर द प्राइस टेकिंग फर्म marginal revenue is equal to average revenue. Option D is the correct answer for the given question. Marginal revenue average revenue के बराबर होता है प्राइस टेकिंग फर्म के लिए. Option D is the correct answer. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 532, और क्वेश्चन है हमारा इंडिकेट द suitable मैच. हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और चारों को स्टेटमेंट को मैच कराया गया उनके एक इकोनॉमिक्स के साथ, और पूछा जा रहा है कि आप suitable मैच को इंडिकेट कीजिए. पहला ऑप्शन है हमारा इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ. ये बात एडम स्मिथ ने कही थी, ठीक है. दूसरा कह रहे हैं इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग. ये बात सैमुअलसन ने कही थी. तीसरा ऑप्शन है इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस. ये बात मार्शल ने कही थी. और चौथा ऑप्शन है इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये बात सैमुअलसन ने कही थी. तो ये 4 डेफिनेशंस हैं 4 बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट के, और पूछा जा रहा है कि कौन सी डेफिनेशन किस इकोनॉमिस्ट ने एकदम सही दी थी, ठीक है, कौन सा मैच कर रहा है. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए. एडम स्मिथ ने कहा था इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, और राइट मैच है. बाकी तीनों नीचे के गलत मैच है, ठीक है. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 533, और क्वेश्चन है हमारा राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इज फाउंड इन. जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो अधिकार है ना, वो किस टाइप की इकोनॉमी में पाया जाता है. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है सोशलिज्म. दूसरा ऑप्शन है कैपिटलिज्म. तीसरा ऑप्शन है मिक्स्ड इकोनॉमी. चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव. इस क्वेश्चन का सही आंसर है राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इज फाउंड इन ऑप्शन बी कैपिटलिज्म. जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है ना, जो भी डेवलप्ड नेशंस है, ज्यादातर डेवलप्ड नेशंस में कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, जापान हो गया, जो भी बड़े बड़े देश हैं डेवलप्ड इकोनॉमी है, वहां पे बेसिकली कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है और ज्यादातर चीजें प्राइवेटाइज्ड हैं, ठीक है. तो राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इज फाउंड इन कैपिटलिज्म. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 534, क्वेश्चन है हमारा रॉबिन्स डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज. जो रॉबिन्स है ना, उन्होंने इकोनॉमिक्स को क्या डिफाइन किया था, ठीक है. वी हैव 4 स्टेटमेंट्स. पहला जो ऑप्शन है वो है साइंस ऑफ वेल्थ. क्या रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ कहा था. दूसरा ऑप्शन है रॉबिन्स डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग. तीसरा ऑप्शन रॉबिन्स डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग. और चौथा कह रहा है रॉबिन्स डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज साइंस ऑफ डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग. रॉबिन्स ने जो इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था वो था साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, ठीक है. रॉबिन्स डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 535, और क्वेश्चन है हमारा Which of the following statement is not true about the positive and normative signs? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, बोल रहे हैं ना, इट्स नॉट ट्रू. ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस. पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस के साइंस में, ठीक है. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सेज नथिंग अबाउट द एंड्स. दूसरा ऑप्शन है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज नॉट कंसर्न विथ मॉरल जजमेंट्स. तीसरा ऑप्शन है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विथ मॉरल जजमेंट्स. और चौथा ऑप्शन है अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स एथिकल वैल्यूज. एथिकल का मतलब होता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है. एथिकल वैल्यूज एक हिसाब से मोरल वैल्यूज होता है. इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन सी. एक्चुअली ऑप्शन सी इस जो सवाल पूछा गया था ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो ऑप्शन सी इज नॉट ट्रू. रीजन क्या है कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है वो बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है, ठीक है. और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है वो मोरल वैल्यूज के ऊपर डिपेंड होता है. तो इन्होंने बोला था कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मोरल जजमेंट के ऊपर डिपेंड होता है, तो जो कि ये गलत है. और सवाल पूछा गया था कि इनमें से कौन सा गलत है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस के बेसिस के ऊपर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन.
हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 536, और क्वेश्चन है हमारा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, माइक्रो इकोनॉमिक्स का और क्या नाम है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन प्रोडक्ट थ्योरी, दूसरा ऑप्शन प्राइस थ्योरी, तीसरा ऑप्शन प्रोसेस थ्योरी और चौथा ऑप्शन प्रोजेक्शन थ्योरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 537, और क्वेश्चन है हमारा, इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम गवर्नमेंट हैज नो कंट्रोल ओवर प्राइस फ्लक्चुएशंस। इनमें से किस इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर, मतलब किस इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता प्राइस के फ्लक्चुएशंस में? मतलब कोई भी प्राइस बढ़ रहा घट रहा है तो गवर्नमेंट कोई कंट्रोल नहीं करती। ठीक है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है ये चीज। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है मार्केट इकोनॉमी, दूसरा ऑप्शन है कमांड इकोनॉमी, तीसरा ऑप्शन है मिक्स्ड इकोनॉमी और चौथा ऑप्शन है रेगुलेटेड इकोनॉमी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी इज द इकोनॉमिक सिस्टम in which government has no control over the price fluctuations. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 538, और क्वेश्चन है हमारा, which of the following statement is inspired by the Keynesian macroeconomic approach? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट Keynesian macroeconomic approach द्वारा इंस्पायर्ड है? We have 4 options. पहला ऑप्शन है हमारा, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, supply can create its own demand in output from its potential for indefinitely long periods. दूसरा ऑप्शन है हमारा, supply cannot create its own demand and there cannot be a deviation in output from its potential for identified long periods. तीसरा ऑप्शन है, supply cannot create its own demand and there can be a deviation in output from its potential for indefinitely long periods। और चौथा ऑप्शन है, सप्लाई एंड डिमांड आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर आपको समझने में दिक्कत हुआ होगा तो आप वीडियो पॉज करके एक बार आप इसे रीड कर लीजिएगा और समझिएगा, आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, वैसे हम भी कोशिश करते हैं कि मतलब हमारी तरफ से कोई कमी ना रहे और आपको कोई दिक्कत ना हो। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो कीनीशियन मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच द्वारा जो भी स्टेटमेंट इंस्पायर्ड है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, supply cannot create its own demand and there can be a deviation in output from its potential for indefinitely long periods। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 539, और क्वेश्चन है हमारा, इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू, हु स्टेटेड दिस स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट है और पूछा जा रहा है कि इन चारों महापुरुषों में से किसने ये स्टेटमेंट दिया था, और वो स्टेटमेंट था, इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एडम स्मिथ, दूसरा ऑप्शन है एल्फ्रेड मार्शल, तीसरा ऑप्शन है सैमुअलसन, चौथा ऑप्शन है जैकब वाइनर। तो ये जो चौथे वाले ना, इन्होंने दिया था, जैकब वाइनर ने ये स्टेटमेंट दिया था, इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू। ठीक है, जैकब वाइनर स्टेटेड दिस स्टेटमेंट वेयर ही सेड economics is what economists do। option D is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 540, और क्वेश्चन है हमारा, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसे हम पीपीसी कर्व कहते हैं, इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले जो पहला ग्राफ आपने पढ़ा होगा वो था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जहां पे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है और कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स की बात की जा रही है। इन्होंने कहा कि उसका और क्या नाम है, मतलब वो और किस नाम से फेमस है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व, क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व भी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, तीसरा ऑप्शन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, और हो सकता है कि ऊपर के दोनों ऑप्शंस भी पढ़े होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व भी कहा जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के 3 नाम और हैं। ठीक है, टोटल 4 नाम से फेमस है। अगला क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 541 और क्वेश्चन है मिक्स्ड इकोनॉमी मींस। मिक्स्ड इकोनॉमी से आपका क्या तात्पर्य है? आप बताइए कि मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिसमें पहला स्टेटमेंट है को एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्रीज। दूसरा ऑप्शन है प्रमोटिंग बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज इन एन इकोनॉमी। तीसरा है को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, और चौथा है को एग्जिस्टेंस ऑफ रिच एंड पुअर। देखिए, अगर लेमैन की भाषा में देखा जाए तो भैया चारों सही है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडिया की इकोनॉमी 1948 में मिक्स्ड इकोनॉमी हुई थी, और 1948 से पहले, आजादी से पहले 1947 तक ब्रिटिशर्स हमारे देश को रूल कर रहे थे, तब तक हमारे देश की इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी कोई इकोनॉमी होती नहीं है, वो एक्चुअली कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट को मिला करके मिक्स्ड इकोनॉमी फॉर्म किया गया था, ताकि रैपिड डेवलपमेंट हो हमारे देश के अंदर, बड़ी तेजी से डेवलपमेंट करने के लिए। तो मिक्स्ड इकोनॉमी फॉर्म किया गया था। मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर के काम करते हैं। कोई भी काम हो, चाहे बैंकिंग की बात करें, चाहे एयरलाइंस की बात करें, चाहे ऑयल कंपनीज की बात करें, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहां पे पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी काम कर रही हैं, साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी काम कर रही हैं। इसे कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, लेकिन उसमें ये तीनों चीजें ऊपर नीचे जो भी बात बोली गई ना, कि गरीब लोग भी हैं, अमीर लोग भी हैं, ये सारी चीजें होती है, लेकिन जो एग्जैक्ट मतलब होता है ना मिक्स्ड इकोनॉमी का, वो ये होता है कि को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 542, और क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। इनमें से कौन सा मिक्स्ड इकोनॉमी का फीचर नहीं है? अभी हमने जाना कि मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिलकर के काम करते हैं। अब सवाल पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा मिक्स्ड इकोनॉमी का फीचर नहीं है। पहला ऑप्शन मार्केट फोर्सेस डिसाइडिंग इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन। दूसरा ऑप्शन रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन एरियाज फॉर पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स। तीसरा एम्फेसिस ऑन सोशल जस्टिस, और चौथा स्ट्रॉन्ग एंटी मोनोपोली लेजिस्लेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मार्केट फोर्सेस डिसाइडिंग इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन। मिक्स्ड इकोनॉमी में मार्केट फोर्स डिसाइड नहीं करता। मार्केट फोर्स कहां डिसाइड करता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। ठीक है, तो ये जो पहला फीचर इन्होंने बोला ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, इट इज नॉट अ फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो सवाल यही पूछा था कि इन चारों में से कौन सा मिक्स्ड इकोनॉमी का फीचर नहीं है, तो पहला वाला जो इन्होंने दिया है वो नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 543, और क्वेश्चन है हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज कॉज्ड बाय। जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है ना, वो किसके द्वारा कॉज किया जाता है? ठीक है, वे हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है डिक्रीज इन नंबर ऑफ बायर्स। दूसरा ऑप्शन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स कंसर्न। तीसरा ऑप्शन इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, और चौथा ऑप्शन डिक्रीज इन इनकम ऑफ बायर्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स कंसर्न। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 544, क्वेश्चन है हमारा इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। अगर इंफीरियर गुड्स का जो केस है, जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो कैसी होती है? द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, माफ कीजिएगा ये लाइन निहायती बदतमीज है, हाँ ठीक है, सॉरी। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है पॉजिटिव, दूसरा ऑप्शन 0, तीसरा ऑप्शन नेगेटिव, और चौथा ऑप्शन इनफाइनाइट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब यह है कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स खरीदना बंद कर देंगे, हम लग्जरी आइटम्स की तरफ जाएंगे, नॉर्मल गुड्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, हम इंफीरियर का मतलब होता है लो क्वालिटी गुड्स, जो बड़े सस्ते मिलते हैं, गरीब लोग सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 545, फॉर अ वांट टू बिकम अ डिमांड। एक वांट को डिमांड बनने के लिए इट मस्ट बी बैक्ड बाय, मतलब क्या चीजें चाहिए एक वांट को डिमांड बनाने के लिए? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एबिलिटी टू बाय द प्रोडक्ट, दूसरा ऑप्शन नेसेसिटी टू बाय द प्रोडक्ट,
तीसरा ऑप्शन डिजायर टू बाय द प्रोडक्ट, और चौथा है यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो फॉर अ वांट टू बिकम अ डिमांड इट मस्ट बी बैक्ड बाय अबिलिटी टू बाय द प्रोडक्ट। एक वांट जिसको आप डिमांड बनाना चाहते हैं उसके लिए आपकी अबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस प्रोडक्ट को खरीद सकें। मेरा बड़ा मन है कार खरीदने का, मेरी वांट है आई नीड अ कार, आई वांट अ कार, ठीक है, लेकिन इफ आई डू नॉट हैव मनी तो वो डिमांड में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन इफ आई हैव गॉट द मनी तो वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड आई कैन बाय अ कार, राइट। तो कार खरीदना इज डिजायर, ठीक है, और डिजायर तब फुलफिल होगा, डिमांड तब बनेगा जब मेरे पास पैसे होंगे, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 546 और क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, देखिए ये डिमांड सब्जेक्ट का चैप्टर है, मतलब चैप्टर का क्वेश्चन है, सॉरी। व्हाट टाइप, अब पूछा जा रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप होता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, या बोथ डायरेक्ट एंड इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब, देखिए सवाल पूछा जा रहा था कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है, ठीक है। तो जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाता है, और जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाता है, तो इट्स अ इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, इनवर्स रिलेशनशिप। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 547, क्वेश्चन है हमारा द डिमांड कर्व स्लोप्स। जो डिमांड कर्व है ना, कहां स्लोप करता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, क्या डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोप करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोप करता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, क्या डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। डिमांड कर्व स्लोप कहां से, मतलब अगर मैं आपको, ये वाई एक्सिस है, ये बाप रे क्या हो रहा है, ये वाई एक्सिस है, अरे यार सीधा क्यों नहीं बनता लाइन, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, मतलब भावनाओं को समझ लीजिए। तो डिमांड कर्व ऐसे ही तो जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और डाउनवर्ड, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। और सप्लाई कर्व मालूम है ना कैसे होता है, सप्लाई कर्व ऐसे जाता है, अपवर्ड जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये सप्लाई कर्व हो गया। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 548 और क्वेश्चन है व्हाइल ड्राइंग द डिमांड कर्व द चेंज टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फैक्टर्स। डिमांड कर्व को ड्रॉ करते टाइम, बनाने के टाइम जो चेंजेस आते हैं वो किस फैक्टर में चेंज आते हैं, द चेंजेस टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फैक्टर्स, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट, दूसरा ऑप्शन है हमारा क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, तीसरा ऑप्शन है हमारा प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, और चौथा ऑप्शन है हमारा टेक्नोलॉजी यूज्ड इन ऑफरिंग द प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। वाइल ड्रॉइंग द डिमांड कर्व, जब हम डिमांड कर्व को ड्रॉ करते हैं तो जो चेंज आता है ना, द चेंज टेक्स प्लेस in which of the factors, that is the change takes place in the price of the product. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 549 और क्वेश्चन है हमारा what effect does an increase in price of product have on the purchasing power of the consumer। इन्होंने सवाल पूछा है कि what effect does an increase in the price of product, अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो उससे कंज्यूमर के परचेजिंग पावर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। What effect does an increase in the price of the product have on the purchasing power of the consumer। 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इंक्रीजेस, दूसरा ऑप्शन डिक्रीजेस, तीसरा ऑप्शन नो इफेक्ट, चौथा ऑप्शन डिक्रीज इनिशियली बट इंक्रीजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डिक्रीजेस, ठीक है। क्या डिक्रीज करेगा, What effect does an increase in the price of product have a purchasing power of the consumer। कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, ठीक है, अगर प्राइस किसी प्रोडक्ट का इंक्रीज करेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 550 और क्वेश्चन है हमारा व्हेन द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप, जब पेट्रोल का प्राइस ऊपर चला जाता है, मतलब बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, डिमांड फॉर ऑटोमोबाइल डिक्रीजेस। तो जो ऑटोमोबाइल्स है ना, जो गाड़ियां, उनकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है। It implies that petrol and automobiles are
इसका मतलब क्या हुआ कि ये किस टाइप के गुड्स हैं? पेट्रोल और ऑटोमोबाइल्स, क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं? क्या ये दोनों सब्सटीट्यूट गुड्स हैं? क्या ये दोनों इंफीरियर गुड्स हैं या ये दोनों नॉर्मल गुड्स हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ये दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 551 क्वेश्चन है हमारा, इफ द डिमांड फॉर पेट्रोल रिमेन्स द सेम इवन आफ्टर द इंक्रीज इन पेट्रोल प्राइसेस इट मींस पेट्रोल इज अ। सवाल पूछा जा रहा है कि अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं और उसकी डिमांड सेम रहती है, चेंज नहीं होती प्राइस के चेंज होने से, प्राइस के इंक्रीज होने से, तो जो पेट्रोल है वो कौन सा गुड है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है नॉर्मल गुड, दूसरा ऑप्शन है पेट्रोल इज अ नेसेसिटी, तीसरा ऑप्शन पेट्रोल इज अ लग्जरी गुड, और चौथा ऑप्शन पेट्रोल इज अ इंफीरियर गुड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नेसेसिटी। अगर प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड चेंज नहीं हो रही है तो वो प्रोडक्ट एक हिसाब से नेसेसिटी हो गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 552, और क्वेश्चन है हमारा, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड फॉर अ गुड ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ। इनमें से किसका रिजल्ट एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड फॉर अ गुड होता है? मतलब इन चारों में से क्या होने पे किसी भी गुड का जो डिमांड है उसमें एक्सटेंशन आएगा या कॉन्ट्रैक्शन आएगा? तो एक्सटेंड कर जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड, दूसरा ऑप्शन है चेंज इन द क्वालिटी ऑफ द गुड, तीसरा ऑप्शन है अवेलेबिलिटी ऑफ चीपर सब्सटीट्यूट्स, और आखिरी है इंक्रीज इन कस्टमर्स इनकम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड फॉर अ गुड ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ change in the price of good. Option A is the correct answer for the given question. अगर किसी गुड के प्राइस में चेंज आएगा तो उस गुड का डिमांड एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। प्राइस बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन, प्राइस कम होगा तो एक्सटेंशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 553, क्वेश्चन है हमारा, फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन प्राइस इज ऑल्सो नोन एज। प्राइस के बढ़ने से अगर किसी गुड की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो फॉल हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, तो इसे हम और क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है चेंज इन डिमांड, दूसरा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, तीसरा ऑप्शन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, और चौथा ऑप्शन ऑल्टरेशन ऑफ द डिमांड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। Fall in the quantity demanded of a good as a result of rise in price is also known as contraction of demand. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 554, क्वेश्चन है हमारा, शिफ्ट इन डिमांड विल नॉट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ। जो शिफ्ट इन डिमांड है वो इनमें से किसके वजह से विल नॉट टेक प्लेस, मतलब 3 के वजह से इट विल टेक प्लेस, मतलब 3 ऐसे रीजन है जिसकी वजह से शिफ्ट इन डिमांड होता है, लेकिन एक ऐसा रीजन है जो हमें पता लगाना है जिसकी वजह से शिफ्ट इन डिमांड नहीं होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, दूसरा ऑप्शन है हमारा चेंज इन द टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस, तीसरा ऑप्शन है हमारा चेंज इन कंज्यूमर हैबिट्स, और चौथा ऑप्शन है हमारा चेंज इन पॉपुलेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है शिफ्ट इन डिमांड विल नॉट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होता है तो उससे कस्टमर वो प्रोडक्ट यूज करना छोड़ नहीं देता है। ठीक है, कस्टमर क्यों छोड़ता है? अगर कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो गया तो प्रोडक्ट छोड़ देगा। अगर कंज्यूमर के हैबिट्स चेंज हो गए तो प्रोडक्ट छोड़ सकता है। और अगर पॉपुलेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, पॉपुलेशन बढ़ा या घटा जो भी है तो भी शिफ्ट हो जाएगा डिमांड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, shift in demand will not take place because of change in the price of the product. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 555, क्वेश्चन है हमारा, for what type of goods does demand fall with a rise in income level of household? किस टाइप के गुड्स के लिए जो डिमांड है वो कम हो जाता है अगर एक हाउस होल्ड का इनकम लेवल बढ़ जाता है तो? ठीक है, अगर किसी एक फैमिली की इनकम बढ़ती है तो किस टाइप के गुड्स का डिमांड फॉल कर जाता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इंफीरियर गुड्स, दूसरा ऑप्शन है सब्सटीट्यूट्स,
तीसरा ऑप्शन है लग्जरीज और चौथा ऑप्शन है नेसेसिटीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए इंफीरियर। यहां नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी होती है, मतलब इंफीरियर गुड्स का जो रिलेशनशिप होता है ना वो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है इनकम के साथ। अगर इनकम बढ़ेगा तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड फॉल कर जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 556, क्वेश्चन है हमारा डैश refers to the consumer's reaction to a change in the relative price of two products keeping the total utility constant। ठीक है, we have four options। पहला ऑप्शन है हमारा कंज्यूमर सरप्लस, दूसरा ऑप्शन है हमारा इनकम इफेक्ट, तीसरा ऑप्शन है हमारा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और चौथा ऑप्शन है हमारा लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। अब एक बार समझते हैं आंसर को पुट करके कि बोल क्या रहा था। कई बार ऐसा होता है ना कि ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो जल्दी समझ में नहीं आते हैं। तो अगर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की बात करें, इससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी अगर हम ऑप्शन को पुट कर देते हैं। तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट refers to the consumer's reaction to a change in relative price of two products keeping the total utility constant। अगर दो प्रोडक्ट की यूटिलिटी कांस्टेंट रखते हैं और अगर दो प्रोडक्ट्स में से किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस अगर चेंज होता है तो उसका रिएक्शन दूसरे प्रोडक्ट पे पड़ता है, तो दिस इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। Substitution effect refers to the consumer's reaction to a change in the relative prices of two products, keeping the total utility constant। Option C is the correct answer for the given question। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 557, क्वेश्चन है हमारा अगेन refers वाला है dash refers to the effect of a change in the price of a product on the consumer's purchasing power। ठीक है, we have four options। पहला ऑप्शन है लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा ऑप्शन है इनकम इफेक्ट, तीसरा ऑप्शन है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और चौथा ऑप्शन है कंज्यूमर सरप्लस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट से क्वेश्चन समझते हैं। आप जब भी आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना तो आप चारों ऑप्शंस को फिल इन द ब्लैंक्स में पुट अप करके स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, जैसे मैं अभी कर रहा हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप एग्जाम में भी ऐसे कर सकते हैं। ये जो सही आंसर है इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। मैं सारे को कर नहीं सकता और रीजन ये है कि इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि एक एक आंसर मैं पुट करके आपको बताऊं ये सही है गलत है। हम सही वाले को पुट कर देते हैं। इनकम इफेक्ट refers to the effect of change in the price of a product on the consumer's purchasing power। ठीक है, इनकम इफेक्ट रेफर करता है टू द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट ऑन द कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर। ठीक है, ऑप्शन सी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 558, क्वेश्चन है हमारा व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीजेस। अगर गुड्स के प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, कंज्यूमर टेंड्स टू अ स्विच टू परचेजिंग सब्स्टिट्यूट ऑफ द गुड। दिस डिस्क्राइब्स व्हाई द डिमांड कर्व फॉर द गुड। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है शिफ्ट डाउनवर्ड टू द लेफ्ट, दूसरा शिफ्ट अपवर्ड टू द राइट, तीसरा ऑप्शन स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट और चौथा ऑप्शन स्लोप्स डाउनवर्ड टू द लेफ्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। अब इसे पुट करके देखते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीजेस, जब गुड्स की प्राइसेस इंक्रीज कर रही है, कंज्यूमर टेंड्स टू स्विच टू परचेजिंग सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द गुड्स। तो उस गुड का सब्स्टिट्यूट कंज्यूमर जरूर से परचेज करेगा, क्योंकि आप जो कमोडिटी यूज कर रहे थे उसकी प्राइसेस बढ़ गई, तो अब उसका सब्स्टिट्यूट परचेज करना शुरू कर देगा कस्टमर। दिस डिस्क्राइब्स व्हाई द डिमांड कर्व फॉर द गुड शिफ्ट अपवर्ड टू द राइट। मतलब जो आप खरीद रहे थे, अब आपने क्या कर दिया, अब आपने उसका सब्स्टिट्यूट खरीदना शुरू कर दिया। तो जो सब्स्टिट्यूट जो है ना, जो आपने अब खरीदना शुरू कर दिया, अब उसका जो ग्राफ बनेगा, वो उसका जो डिमांड कर्व बनेगा वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। will shift upward to the right। Option B is the correct answer for the given question। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 559, क्वेश्चन है हमारा the demand for two wheelers is likely to decrease with an increase in petrol prices because of two wheelers and petrol is a। इन्होंने सवाल पूछा है कि टू व्हीलर और पेट्रोल के बीच में ऐसा कौन सा रिलेशनशिप है जिसकी वजह से जो टू व्हीलर की डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी अगर पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है दे बोथ आर इंफीरियर गुड्स, दे बोथ आर नॉर्मल गुड्स। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है दे बोथ आर
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और चौथा ऑप्शन दे बोथ आर सब्सटीट्यूट्स ऑफ ईच अदर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, आपको मालूम है ना, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कार और पेट्रोल, सॉरी, टू व्हीलर्स और पेट्रोल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, इसीलिए टू व्हीलर की डिमांड रिड्यूस हो जाएगी अगर पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 560, और क्वेश्चन है हमारा, which of the following explains the effect of a change in price of the consumption of goods and services? इनमें से कौन सा एक्सप्लेन करता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है शिफ्ट डिमांड, दूसरा ऑप्शन है हमारा इंक्रीज डिमांड, तीसरा ऑप्शन है चेंज इन डिमांड, और चौथा है हमारा एक्सटेंशन इन डिमांड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक्सटेंशन इन डिमांड। एक्सटेंशन इन डिमांड explains the effect of a change in a price on the consumption of goods and services। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो समझने में तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वहां पे आपको जरूर दूंगा। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स कर रहे हैं, आप भी कीजिएगा, मुझे आपका इंतजार रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 561, और क्वेश्चन है, व्हेन द प्राइस ऑफ स्टील्स गोज अप, अगर स्टील की प्राइसेस बढ़ जाती है, डिमांड फॉर सीमेंट इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर डिक्रीजेस, तो जो सीमेंट की डिमांड है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वो डिक्रीज हो जाती है। तो स्टील और सीमेंट कैसे गुड्स हैं? तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं एक हिसाब से, सीधी सीधी बात, इसमें ऑप्शन की जरूरत भी नहीं है। तो दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्योंकि एक की डिमांड दूसरे की डिमांड पे असर डाल रही है, मतलब एक की प्राइस बढ़ जा रही है तो दूसरी की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जा रही है। ठीक है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 562, क्वेश्चन है हमारा, फिर से रेफर वाला आ गया, डैश refers to the tabular form of quantity demanded of a particular product during a given period of time। इनमें से कौन सा रेफर करता है एक टैबुलर फॉर्म ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है लॉ ऑफ डिमांड, दूसरा ऑप्शन डिमांड स्केड्यूल, तीसरा ऑप्शन डिमांड कर्व, और चौथा ऑप्शन मार्केट डिमांड। तो क्योंकि यहां इन्होंने साफ साफ बोल दिया टैबुलर फॉर्म, तो टैबुलर फॉर्म इज स्केड्यूल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 563, और क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन डू प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट डिक्रीजेस, कब प्राइस और किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिक्रीज करेगी? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा when the demand curve shift to the right, दूसरा ऑप्शन है when the supply curve shift to the right, तीसरा ऑप्शन है when the supply curve shifts to the left, और चौथा ऑप्शन है when the demand curve shift to the left। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, when the supply curve shift to the right। ठीक है, when do price and quantity of a product decreases, कब डिक्रीज करेगा प्राइस और क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट? When the supply curve shift to the left। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए सप्लाई में क्या होता है, आप एज अ सप्लायर देखते हैं कोई चीज, जब प्राइस बढ़ेगा तो आप सप्लाई बढ़ा दोगे, जब प्राइस कम होगा आप सप्लाई कम कर दोगे। ये डिमांड का एकदम अपोजिट है। डिमांड में क्या होता है, जब प्राइस बढ़ता है डिमांड कम हो जाती है, और जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन सप्लाई में प्राइस के बढ़ने के साथ डिमांड बढ़ जाता है, प्राइस के रिड्यूस होने के साथ डिमांड भी फॉल कर जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 564, क्वेश्चन है हमारा, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मींस, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब बताइए। ठीक है, वे 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है मूवमेंट टू अ हायर डिमांड कर्व, दूसरा ऑप्शन है हमारा मूवमेंट टू अ लोअर डिमांड कर्व, तीसरा ऑप्शन है हमारा मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, movement along the same demand curve। expansion and contraction of demand means movement along the same demand curve। option C is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 565, क्वेश्चन है हमारा, डिमांड हैज अ रेफरेंस टू, डिमांड का जो रेफरेंस है वो इनमें से किससे रिलेटेड है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन डिमांड हैज अ रेफरेंस टू अ गिवन पीरियड ऑफ कर्व, दूसरा ऑप्शन डिमांड हैज अ रेफरेंस टू अ गिवन प्राइस, तीसरा ऑप्शन डिमांड हैज अ रेफरेंस टू अ गिवन प्राइस एंड अ पर्टिकुलर टाइम, और चौथा ऑप्शन जो है डिमांड हैज अ रेफरेंस टू अ
नन ऑफ द अबव, मतलब ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डिमांड हैज अ रेफरेंस टू अ गिवन प्राइस एंड अ पर्टिकुलर टाइम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, डिमांड का जो रेफरेंस है वो प्राइस के साथ भी है और उस प्राइस के साथ उस पर्टिकुलर टाइम, मतलब जिस एक प्राइस था किसी एक गुड का, तो कितने टाइम पीरियड तक वो प्राइस रहा और उस प्राइस पे कितना डिमांड रहा, तो ये चीजें रिलेटेड है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 566। क्वेश्चन है हमारा डिमांड कर्व वैरीज इनवर्सली विथ प्राइस इन। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा कर्व है जहां पे जो डिमांड कर्व है ना वो प्राइस के साथ इनवर्सली वैरीज करता है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है द टिपिकल सप्लाई कर्व, दूसरा ऑप्शन है हमारा द टिपिकल डिमांड कर्व, तीसरा ऑप्शन है द ऑर्डिनरी डिमांड कर्व और चौथा ऑप्शन है द टिपिकल डिमांड स्केड्यूल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, द टिपिकल डिमांड कर्व। डिमांड कर्व वैरीज इनवर्सली विथ प्राइस इन द टिपिकल डिमांड कर्व। डिमांड ये इनवर्सली वैरीज, डिमांड कर रहा है मतलब प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रहा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शन है ना, प्राइस जिस हिसाब से बढ़ेगा उस हिसाब से डिमांड भी फॉलो करेगा, तो इनवर्सली इट वैरीज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 567 और क्वेश्चन है हमारा व्हेन एन इंडिविजुअल इनकम राइजेस व्हाइल एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम, हिज डिमांड फॉर अ नॉर्मल गुड्स। अगर एक इंडिविजुअल की इनकम राइज होती है, मतलब एक इंडिविजुअल की इनकम बढ़ जाती है और बाकी सारी चीजें सेम है, तो जो नॉर्मल गुड्स है ना उसके लिए उसका डिमांड क्या होगा। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन राइसेस, दूसरा ऑप्शन फॉल्स, तीसरा ऑप्शन रिमेन्स अनचेंज्ड और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए राइजेस। व्हेन एन इंडिविजुअल इनकम राइजेस or increases while everything else remains the same, his demand for a normal good rises। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 568। क्वेश्चन है हमारा अदर थिंग्स बीइंग इक्वल अ डिक्रीज इन डिमांड कैन बी कॉज्ड बाय। सारी चीजें इक्वल है तो जो डिक्रीज इन डिमांड है ना इज कॉज्ड बाय व्हाट। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरा ऑप्शन है फॉल इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तीसरा ऑप्शन है राइज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स और चौथा नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल अ डिक्रीज इन डिमांड कैन बी कॉज्ड बाय अ फॉल इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 569। क्वेश्चन है हमारा व्हेन द प्राइस ऑफ अ नॉर्मल गुड फॉल। अगर नॉर्मल गुड की प्राइस फॉल कर रही है, मोर ऑफ इट इज परचेज बिकॉज ऑफ। अगर नॉर्मल गुड की प्राइस फॉल कर रही है और उसके बाद वो ज्यादा क्वांटिटी में खरीदा जा रहा है, तो इसका रीजन क्या है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दूसरा ऑप्शन है द इनकम इफेक्ट, तीसरा ऑप्शन है आइदर द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और द इनकम इफेक्ट और चौथा ऑप्शन है बोथ द सब्स्टिट्यूशन एंड द इनकम इफेक्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगर एक नॉर्मल गुड की प्राइस फॉल कर रही है तो इसका मतलब यह है कि उसका जो सब्स्टिट्यूट है उसकी प्राइस या तो सेम है या तो इंक्रीज कर रही है, तो यहां पे द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 570। क्वेश्चन है हमारा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड आर द रिजल्ट ऑफ। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो डिमांड है वो किसका रिजल्ट है। ठीक है, चेंज इन प्राइस पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, तीसरा ऑप्शन चेंज इन टेस्ट और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड आर द रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 571। क्वेश्चन है हमारा इफ द प्राइस ऑफ मटन सडनली शूट्स अप ceteris paribus the demand for chicken is expected to be। अगर मटन का जो प्राइस है वो सडनली शूट अप हो गया, बहुत तेजी से इंक्रीज कर गया, तो केटरिस पेरिबिस के हिसाब से मतलब प्राइस चेंज हो रहा है, अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम, दिस इज केटरिस पेरिबिस, तो जो चिकन का जो डिमांड होगा वो क्या होगा। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है
मूव राइटवर्ड अलोंग विद द ओरिजिनल डिमांड कर्व, दूसरा ऑप्शन इंक्रीजेस, तीसरा ऑप्शन रिमेन्स अनअफेक्टेड और चौथा ऑप्शन डिक्रीजेस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इंक्रीजेस। इफ द प्राइस ऑफ अ गुड सडनली शूट्स अप, ceteris paribus, the demand for its substitute will also increase. Option B is the correct answer for the given question. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 572 और क्वेश्चन है if the quantity demanded of a commodity is plotted against the price of a substitute goods, ceteris paribus, the curve is expected to be, we have four options. पहला ऑप्शन है वर्टिकल, दूसरा ऑप्शन है पॉजिटिवली स्लोप्ड, तीसरा ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल और चौथा ऑप्शन है नेगेटिवली स्लोप्ड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पॉजिटिवली स्लोप्ड। कैसे, जरा देखते हैं। इफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज प्लॉटेड अगेंस्ट द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर क्वांटिटी डिमांडेड किसी एक कमोडिटी का उसके सब्स्टिट्यूट के प्राइस के अगेंस्ट प्लॉट किया गया है, बाकी चीजें सेम है, तो इसका जो कर्व होगा वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा, डिमांड बढ़ जाएगी एक हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 573 और क्वेश्चन है हमारा द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड आर। लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन बताइए। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल डिमांड कर्व बट रेयरली टू द मार्केट डिमांड कर्व, दूसरा ऑप्शन एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, तीसरा ऑप्शन रिजल्ट ऑफ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ और चौथा ऑप्शन जेन्युइन एंड रियल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। जो लॉ ऑफ डिमांड है उसका सबसे बड़ा एक्सेप्शन यही है कि इट इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल डिमांड कर्व बट रेयरली टू द मार्केट डिमांड कर्व। जो लॉ ऑफ डिमांड है वो एक इंडिविजुअल डिमांड के ऊपर ज्यादातर फोकस करता है, रेयरली मार्केट डिमांड के ऊपर हो जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 574 क्वेश्चन है हमारा चेंज इन डिमांड रेफर्स टू। आपको बताना है चेंज इन डिमांड, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, मतलब चार ऑप्शंस में तो से बताइए कि चेंज इन डिमांड का एग्जैक्ट मतलब क्या है। ये जो चार कर्व्स दिए हुए हैं उस हिसाब से। पहला ऑप्शन अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, दूसरा ऑप्शन अपवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, तीसरा ऑप्शन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व और चौथा ऑप्शन डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। इस क्वेश्चन का सही आंसर है चेंज इन डिमांड रेफर्स टू अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 575 और इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है और क्वेश्चन है अ नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड for a commodity indicates that as income falls, the amount of commodity purchased remains unchanged, will also fall, will rise or none of these. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, rises। अब कैसे, जरा देखते हैं। सवाल पूछा गया था अ नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये होता है जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो किसी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। इंडिकेट्स दैट एन इनकम फॉल्स द अमाउंट ऑफ द कमोडिटी परचेज राइजेस। सही बात है, जब इनकम बढ़ेगी तो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी में उस गुड का डिमांड फॉल कर जाएगा और जब इनकम फॉल करेगा तो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी में उस गुड का डिमांड राइज कर जाएगा। ये इंफीरियर गुड्स की बात हो रही है। ऑप्शन सी राइजेस इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 576 और क्वेश्चन है हमारा इफ टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्स this means that a rise in the price of one commodity will induce। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर दो गुड्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब वो गुड्स जिनकी मार्केट में जॉइंट डिमांड है, तो एक की जब प्राइस बढ़ती है तो उसका इफेक्ट दूसरी कॉमोडिटी पे क्या पड़ता है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा नो शिफ्ट इन डिमांड फॉर अदर कॉमोडिटी, दूसरा ऑप्शन है हमारा अ डाउनवर्ड शिफ्ट इन डिमांड फॉर द अदर कॉमोडिटी, तीसरा ऑप्शन है हमारा an upward shift in demand for the other commodity और चौथा ऑप्शन है a rise in the price of the other commodity। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। If two goods are complements, this means that
A rise in the price of one commodity will induce a downward shift in demand for the other commodity. तो दूसरी commodity का जो demand curve होगा वो downward shift हो जाएगा. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 577. क्वेश्चन है हमारा, द लॉ ऑफ डिमांड इज द वन विच, जो लॉ ऑफ डिमांड है उसमें क्या स्पेशलिटी होती है, मतलब क्या खासियत होती है. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है कैन बी कंप्लीटली डिस्कार्डेड. दूसरा ऑप्शन है हैज न्यूमरस एग्जेम्पशंस एंड देयरफॉर नॉट हेल्पफुल. तीसरा ऑप्शन है कैन नॉट बी वेरीफाइड एंड देयरफॉर अनरियलिस्टिक. और चौथा है is of fundamental importance and leads to broad conclusions. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी. अगर मैं पूरा स्टेटमेंट रीड करूं तो आपको क्लियर हो जाएगा. द लॉ ऑफ डिमांड इज द वन which is fundamental importance and leads to broad conclusions. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 578. क्वेश्चन है हमारा, which of the following is a cause of a movement along the demand curve. इन चारों में से कौन सा ऐसा कॉज है जिसके वजह से जो मूवमेंट होगा वो डिमांड कर्व के साथ साथ होगा. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है हमारा इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी. दूसरा ऑप्शन है चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी. तीसरा ऑप्शन है चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी. और चौथा ऑप्शन है चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. क्वेश्चन था हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. तो चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज अ कॉज ऑफ अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 579. क्वेश्चन है हमारा, अ टिपिकल डिमांड कर्व कैन नॉट बी. एक टिपिकल डिमांड कर्व में क्या नहीं होता. ठीक है, 3 चीजें होंगी, एक चीज नहीं होगा. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन, अगर मैं स्टेटमेंट के साथ रीड करूं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा. आप एग्जाम के टाइम ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो. जैसे हम पहला ऑप्शन देखेंगे, अ टिपिकल डिमांड कर्व कैन नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन. दूसरा ऑप्शन, अ टिपिकल डिमांड कर्व कैन नॉट बी राइजिंग अपवर्ड टू राइट. तीसरा ऑप्शन, अ टिपिकल डिमांड कर्व कैन नॉट बी कॉनकेव फ्रॉम बिलो. अ टिपिकल डिमांड कर्व कैन नॉट बी कॉन्वेक्स फ्रॉम बिलो. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ टिपिकल डिमांड कर्व कैन नॉट बी राइजिंग अपवर्ड टू राइट. देखिए, जो डिमांड कर्व होता है ना, जो भी नॉर्मल डिमांड कर्व हम बनाते हैं, वो लेफ्ट से राइट वर्ड स्लोप करता है. मतलब वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस की तरफ नीचे की ओर आकर के मतलब फ्लो करता है, फॉल करता है. तो वो एक टिपिकल डिमांड कर्व होता है. इन्होंने बोला राइजिंग अपवर्ड टू द राइट. राइजिंग अपवर्ड टू द राइट क्वालिटी होती है सप्लाई कर्व की, ना कि डिमांड कर्व की. ठीक है, तो एक टिपिकल डिमांड कर्व एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है. एक टिपिकल डिमांड कर्व कॉनकेव फ्रॉम बिलो हो सकता है, कॉन्वेक्स फ्रॉम बिलो हो सकता है, लेकिन राइजिंग अपवर्ड टू द राइट नहीं होता. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ टिपिकल डिमांड कर्व कैन नॉट बी राइजिंग अपवर्ड टू द राइट. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 580. क्वेश्चन है हमारा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मींस अ कंज्यूमर. कहा जा रहा है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो पड़ता है उसका कंज्यूमर पे क्या इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आप समझ रहे हैं कि 2 गुड्स हैं, या तो हम एक्स यूज कर लें या तो वाई यूज कर लें, दोनों सेम ही है, दोनों से ऑलमोस्ट सेम यूटिलिटी मिलती है हमको. जैसे टी एंड कॉफी की बात की जाती है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात होती है. इन्होंने बोला कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है. 4 स्टेटमेंट है. पहला स्टेटमेंट है शिफ्ट अवे फ्रॉम अ कमोडिटी द प्राइस ऑफ विच हैज फॉलन. दूसरा कह रहे हैं शिफ्ट अवे फ्रॉम द कमोडिटी द प्राइस ऑफ विच हैज राइजन एंड इन फेवर ऑफ कमोडिटी सब्स्टिट्यूट. तीसरा ऑप्शन, शिफ्ट इन फेवर ऑफ अ कमोडिटी द प्राइस ऑफ विच हैज राइजन. और चौथा कह रहे हैं नन ऑफ दीज. इस प्रश्न का सही उत्तर है अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मींस अ कंज्यूमर shift away from a commodity the price of which has risen and in favor of commodity substitute. Option B is the correct answer for the given question. I just hope कि अगर आप समझते हैं कि substitution effect क्या होता है तो आप इस आंसर को रिलेट कर पाएंगे और आप समझ जाएंगे कि एकदम सही आंसर है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन.
हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 581 और क्वेश्चन है हमारा इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स द इनकम इफेक्ट इज। जो नॉर्मल गुड्स होते हैं उसमें इनकम इफेक्ट क्या होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है पॉजिटिव, तीसरा ऑप्शन है नेगेटिव और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स द इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। नॉर्मल गुड्स में इनकम इफेक्ट जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज करती है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 582 और क्वेश्चन है हमारा द गुड्स दैट कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर ईच अदर इज कॉल्ड। उन वो गुड्स जो एक दूसरे को पूरी तरीके से हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं उन गुड्स को क्या कहते हैं? बहुत साधारण, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वी हैव 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दूसरा ऑप्शन लग्जरी गुड्स, तीसरा ऑप्शन सब्सटीट्यूट गुड्स और चौथा ऑप्शन इंफीरियर गुड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सब्सटीट्यूट गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स दैट कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर ईच अदर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 583 और क्वेश्चन है हमारा द टर्म डिमांड इन इकोनॉमिक्स मीन्स। प्लीज ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। अच्छा, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हो ना तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपको कमेंट करने की जरूरत ना पड़े, मैं एक एक चीज अच्छी तरीके से समझा दूं। लेकिन अगर आपको तो भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आंसर जरूर करूंगा। इवन मैं आंसर कर भी रहा हूं, बहुत सारे लोग कमेंट करके सवाल पूछते हैं तो आई लव टू गिव एक्सप्लेनेशन फॉर माय क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहां सवाल पूछा जा रहा है कि जो टर्म डिमांड है इकोनॉमिक्स में उसका मतलब क्या है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है ability of a society to buy all that is available in the market at a given time। एक सोसाइटी की एबिलिटी का मतलब होता है पावर टू परचेज, मतलब इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू परचेजिंग पावर। आपकी काबिलियत है कि सोसाइटी में मतलब एक सोसाइटी की काबिलियत है कि वो जो चाहती है वो खरीद ले एट ए गिवन टाइम। दूसरा है डिजायर। डिजायर के लिए हम कह सकते हैं कि विलिंगनेस टू बाय। ठीक है, डिजायर का मतलब क्या बोल सकते हैं कि हम चाह रहे हैं। डिजायर ऑफ एन इंडिविजुअल टू बाय अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अ गुड और सर्विस। तीसरा ऑप्शन है अबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू बाय अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अ गुड और सर्विस और चौथा ऑप्शन बोथ बी एंड सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी, सॉरी, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। बी एंड सी दोनों सही जवाब है। रीजन क्या है कि डिजायर ऑफ एन इंडिविजुअल टू बाय अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, एक डिजायर भी है और एबिलिटी भी है। डिजायर का मतलब विलिंगनेस भी है और परचेजिंग पावर भी है उसके पास। तो दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड। इसी को कहते हैं द टर्म डिमांड इन इकोनॉमिक्स मींस डिजायर इन एबिलिटी टू बाय अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, पहला ऑप्शन क्यों नहीं सही है? रीजन ये है कि एबिलिटी, देखिए आपके पास परचेजिंग पावर है लेकिन विलिंगनेस नहीं है। हमारे पास पैसे हैं लेकिन हम कोई चीज खरीदना नहीं चाहते, तो जब खरीदना नहीं चाहेंगे तो कहां से डिमांड आएगा? ठीक है, इस वजह से ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी और सी सही है, तो इस वजह से ऑप्शन डी जिसमें बोला गया बोथ बी एंड सी, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 584 और क्वेश्चन है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड वेरीज इनवर्सली विद प्राइस इन द। 4 तरीके के इन्होंने कर्व और शेड्यूल्स बता रखे हैं और इन्होंने बोला है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो वैरी करता है इनवर्सली विद द प्राइस। प्राइस के साथ कहां पे वैरी करता है? ठीक है, प्राइस के साथ कहां वैरी करेगा? इसको पहले ऑप्शन देखते हैं, सही आंसर देखते हैं, उसके बाद समझते हैं। ठीक है, इन टिपिकल सप्लाई कर्व, दूसरा ऑप्शन गिवन डिमांड कर्व, तीसरा ऑप्शन ऑर्डिनरी सप्लाई कर्व और चौथा ऑप्शन टिपिकल डिमांड स्केड्यूल। इन्होंने सवाल पूछा था कि डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड वेरीज, जो क्वांटिटी डिमांडेड है ना वैरी करता है इनवर्सली विद प्राइस, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इन टिपिकल डिमांड स्केड्यूल में जो प्राइस के साथ जो क्वांटिटी डिमांडेड है ना वो वैरी करता है। टिपिकल सप्लाई कर्व नहीं हो सकता क्योंकि सप्लाई कर्व में ये इनवर्सली नहीं होता है, ये डायरेक्टली होता है। जैसे प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, तो ऑप्शन ए इस वजह से गलत है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन जो ए है वो सप्लाई के बारे में बात कर रहा है लेकिन क्वेश्चन हमसे डिमांड के बारे में पूछा गया, क्वांटिटी डिमांडेड। ऑप्शन सी भी गलत है, ऑर्डिनरी सप्लाई कर्व। जब क्वेश्चन आपसे डिमांड के बारे में पूछ रहे हैं तो हम सप्लाई पे क्यों जा रहे हैं? ठीक है, गिवन डिमांड कर्व, गिवन डिमांड कर्व भी नहीं होगा। आपको मालूम है ना गिवन डिमांड कर्व किसे कहते हैं?
गिवन डिमांड कर्व में दो कमोडिटीज की बात की जाती है जिसमें दोनों कमोडिटीज के जो प्राइसेस है वो बढ़ती हैं, लेकिन जिस कमोडिटी की प्राइस कंपैरेटिवली कम बढ़ती है उसकी डिमांड हो जाती है। तो इन्होंने सवाल पूछा था कि क्वांटिटी डिमांडेड वेरीज इनवर्सली विद द प्राइस इन द टिपिकल डिमांड स्केड्यूल। आप डिमांड स्केड्यूल बनाइएगा तो आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा प्राइस के बढ़ने घटने से क्वांटिटी का बढ़ना घटना। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 585, क्वेश्चन है हमारा डिमांड स्केड्यूल इज शोन एज। जो डिमांड स्केड्यूल है उसको कैसे शो किया जाता है? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, a result of increase in the size of the family. दूसरा ऑप्शन, a result of change in taste. तीसरा ऑप्शन, a function of price alone. और चौथा ऑप्शन, none of these. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डिमांड स्केड्यूल इज शोन एज अ फंक्शन ऑफ प्राइस अलोन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। डिमांड स्केड्यूल इज शोन एज a function of price alone. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 586, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स। सवाल पूछा गया है कि इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब क्या है। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा डिजायर ऑफ द सोसाइटी टू परचेज ऑल दैट इज इन द मार्केट एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा ऑप्शन है the desire and willingness of the individual for all the goods and services for standard of living. तीसरा ऑप्शन है at a given price per unit and time the desire, ability and willingness of an individual to purchase goods and services. और चौथा ऑप्शन है the willingness of the individual for all the goods and services for his necessaries. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। तो इकोनॉमिक्स में एग्जैक्टली डिमांड का मतलब क्या होता है? जहां पे डिजायर है, एबिलिटी है, विलिंगनेस है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी है, और आपके पास, आपको मालूम है प्राइस कितना है, आप पे भी कर सकते हो क्योंकि आपकी एबिलिटी भी है। ठीक है, एक इंडिविजुअल की टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। एक बार वापस हम दोहराएंगे, इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स एट अ गिवन प्राइस पर यूनिट एंड टाइम the desire, ability and willingness of an individual to purchase goods and services. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 587, क्वेश्चन है हमारा the law of demand states that। ठीक है, पूछा जा रहा है law of demand states that। we have four options। पहला ऑप्शन है when income rises demand rises। मतलब पूछ रहे law of demand का मतलब बता दीजिए। तो ये कह रहे When income rises, demand rises। जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाती है। क्या लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है? दूसरा ऑप्शन when price rises, demand rises। जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड बढ़ जाता है। क्या लॉ ऑफ डिमांड ये है? तीसरा ऑप्शन when price falls, demand rises। और चौथा ऑप्शन when income and price rise, demand rises। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। The law of demand states that when price falls, डिमांड राइजेस। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब प्राइस फॉल करता है तो डिमांड राइज कर जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 588, क्वेश्चन है हमारा द डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी ऑलवेज मूव्स। जो डिमांड कर्व है ना किसी कमोडिटी की, वो किस डायरेक्शन में मूव करता है ग्राफ में। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है अपवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। दूसरा ऑप्शन डाउनवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तीसरा ऑप्शन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और चौथा ऑप्शन डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी ऑलवेज मूव्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपको मालूम है ना ग्राफ कैसे बनता है? ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये इस हिसाब से डिमांड कर्व मूव करता है। तो ये लेफ्ट साइड हो गया और ये राइट साइड हो गया, आप जान रहे हैं इसको। तो ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑप्शन D is the correct answer for the given question. The demand curve for a commodity always moves downward from left to right. Option D correct answer है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 589, क्वेश्चन है हमारा which goods has income elasticity greater than 1 and which has less than 1। सवाल पूछा जा रहा है, हमें दो गुड्स के बारे में बताना है। एक ऐसा गुड जिसकी इनकम इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है और एक ऐसा गुड जिसकी इनकम इलास्टिसिटी 0 से हैज लेस देन 0, 0 से भी कम है। ठीक है, हैज लेस देन 0 बहुत कम है मतलब।
ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लग्जरी इंफीरियर, दूसरा ऑप्शन लग्जरी नॉर्मल, तीसरा ऑप्शन नॉर्मल लग्जरी और चौथा ऑप्शन नॉर्मल इंफीरियर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। लग्जरी गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, जैसा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। और इंफीरियर वो गुड्स होते हैं जिनकी लेस देन 0 होती है, इनकम इलास्टिसिटी हैज लेस देन 0। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 590, क्वेश्चन है हमारा, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल अ डिक्रीज इन डिमांड कैन बी कॉज्ड बाय। सारी चीजों को हम बराबर कर देते हैं, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, उसके बावजूद अगर किसी कॉमोडिटी की डिमांड फॉल कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो उसका बेसिक रीजन क्या है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन अ राइज इन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, दूसरा ऑप्शन अ राइज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तीसरा ऑप्शन अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी और चौथा ऑप्शन अ फॉल इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है other things being equal, a decrease in demand can be caused by a fall in the income of the consumer. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया था, पहली लाइन बहुत ध्यान से समझिएगा, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी चीजें बराबर है, तो उसके बाद क्या है, मतलब सारी चीजें बराबर है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, तो क्या है, एक ऐसा रीजन है जिससे डिमांड फॉल हो जा रही है, तो आपकी इनकम कम हो जाएगी तो डिमांड फॉल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 591, और क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वी से दैट अ डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी स्लोप्स डाउनवर्ड्स टू द राइट, वी मीन, जब हम ये कहते हैं कि जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड स्लोप हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट, इट मींस पहला ऑप्शन कमोडिटी विल बी डिमांडेड एज इनकम राइजेस, दूसरा ऑप्शन more of the commodity will be demanded as the price of the substitute goods rises, तीसरा ऑप्शन commodity will be demanded as its own price falls, और चौथा ऑप्शन more of the commodity will be bought as population rises। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। When we say that a demand curve for a commodity slope downwards to the right, we means commodity will be demanded as its own price falls. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 592, क्वेश्चन है हमारा, डिमांड हैज अ रेफरेंस टू, डिमांड का इनमें से किसके साथ रेफरेंस है? ठीक है, डिमांड इनमें से किसको रिलेट करके हम किसी भी चीज की डिमांड हम डिसाइड करते हैं, बताते हैं कि किस पर्टिकुलर चीज की डिमांड है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन अ गिवन पीरियड एंड प्राइस, दूसरा ऑप्शन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तीसरा ऑप्शन अ गिवन प्राइस और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, डिमांड हैज अ रेफरेंस टू अ गिवन पीरियड एंड प्राइस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, डिमांड हैज अ रेफरेंस टू अ गिवन पीरियड एंड टाइम, ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 593, क्वेश्चन है हमारा, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लीड्स टू, अगर किसी कमोडिटी की प्राइस फॉल करती है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है अ शिफ्ट इन डिमांड, दूसरा ऑप्शन अ राइज इन कंज्यूमर रियल इनकम, तीसरा ऑप्शन अ फॉल इन डिमांड और चौथा ऑप्शन अ फॉल इन द कंज्यूमर रियल इनकम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी लीड्स टू a rise in the consumer's real income. Option B is the correct answer for the given question. इसका मतलब कंज्यूमर को कम पैसे में ज्यादा मिलने वाला है, उसे कंपैरेटिवली कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे किसी भी कमोडिटी को खरीदने के लिए। ऑप्शन बी सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 594, क्वेश्चन है हमारा, डिमांड कैन बी डिफाइंड एज, डिमांड कैन बी डिफाइंड एज, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन डिजायर टू बाय, दूसरा ऑप्शन विलिंगनेस टू बाय, ठीक है, तीसरा ऑप्शन एबिलिटी टू पे और चौथा ऑप्शन डिजायर एंड विलिंगनेस टू बाय बैक्ड बाय एडिक्वेट परचेजिंग पावर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, डिमांड कैन बी डिफाइंड एज डिजायर एंड विलिंगनेस टू बाय बैक्ड बाय एडिक्वेट परचेजिंग पावर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 595, क्वेश्चन है हमारा, An exceptional demand curve is one that moves. एक exceptional demand curve है, वो किस डायरेक्शन में मूव करता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन अपवर्ड टू द राइट,
दूसरा ऑप्शन डाउनवर्ड टू द राइट, तीसरा ऑप्शन अपवर्ड टू द लेफ्ट और चौथा ऑप्शन हॉरिजॉन्टली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एन एक्सेप्शनल डिमांड कर्व इज द वन दैट मूव्स अपवर्ड टू द राइट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। एक एक्सेप्शनल डिमांड कर्व वो डिमांड कर्व होता है जो राइटवर्ड अपवर्ड राइटवर्ड मूव करता है, मतलब अपवर्ड टू द राइट डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शनल डिमांड कर्व है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ज्यादातर जो डिमांड कर्व होते हैं वो डाउनवर्ड टू द राइट मूव करते हैं, अपवर्ड टू द लेफ्ट तो कभी जाता ही नहीं है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली भी बहुत रेयर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 596। क्वेश्चन है हमारा, नॉर्मल डिमांड कर्व ऑफ अ कमोडिटी, वी हैव फोर ऑप्शंस, हैज अ पॉजिटिव स्लोप, is a vertical in shape, is steeply upward in appearance or has a negative slope। ठीक है, तो यहां पे सवाल पूछा गया था, a normal demand curve of a commodity has a negative slope। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। एक नॉर्मल डिमांड कर्व किसी भी कमोडिटी का हैज अ नेगेटिव स्लोप। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 597। क्वेश्चन है हमारा, द लॉ ऑफ डिमांड इज। ठीक है, द लॉ ऑफ डिमांड इज, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एन इंडिकेटिव स्टेटमेंट, दूसरा ऑप्शन अ सिलेक्टिव स्टेटमेंट, तीसरा ऑप्शन अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट और चौथा ऑप्शन एन इलस्ट्रेटिव स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द लॉ ऑफ डिमांड इज अ quantitative statement। Option C is the correct answer for the given question। The law of demand is a quantitative statement। Option C बिल्कुल सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 598 और क्वेश्चन है हमारा, if more is demanded at the same price or the same quantity at a higher price, this fact of demand is known as। अगर सेम प्राइस पे ज्यादा डिमांड की जा रही है, ठीक है, और या सेम क्वांटिटी ज्यादा प्राइस पे खरीदी जा रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, दूसरा ऑप्शन इंक्रीज ऑफ डिमांड, तीसरा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और चौथा ऑप्शन डिक्रीज ऑफ डिमांड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इंक्रीज ऑफ डिमांड। अगर सेम प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हैं या ज्यादा प्राइस पे सेम क्वांटिटी खरीद रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड इंक्रीज ऑफ डिमांड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 599। क्वेश्चन है हमारा, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कमोडिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज द रिजल्ट ऑफ। अगर किसी कमोडिटी का एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, उसके डिमांड में किसी भी कमोडिटी का, तो इट इज द रिजल्ट ऑफ। ये किसका रिजल्ट है। पहला ऑप्शन अ चेंज इन प्राइस, दूसरा ऑप्शन अ चेंज इन इनकम, तीसरा ऑप्शन अ चेंज इन टेस्ट और चौथा ऑप्शन अ चेंज इन क्लाइमेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अ चेंज इन प्राइस। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन किसी भी कमोडिटी का जो डिमांड किया जाता है वो उसकी प्राइस चेंजिंग की वजह से किया जाता है। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 600। क्वेश्चन है हमारा, गिवन गुड्स आर दोज गुड्स। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। गिवन गुड्स के बारे में पूछा जा रहा है, उसके फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा जा रहा है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, गिवन गुड्स आर दोज गुड्स फॉर विच डिमांड इंक्रीजेस एज प्राइस इंक्रीजेस। दूसरा ऑप्शन, गिवन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर इन वेरी शॉर्ट सप्लाई। तीसरा ऑप्शन, गिवन गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव अ हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और चौथा ऑप्शन, गिवन गुड्स आर दोज गुड्स विच गिव राइज टू अ कॉबवेब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, गिवन गुड्स आर दोज गुड्स फॉर डिमांड इंक्रीजेस एट द प्राइस इंक्रीजेस। तो गिवन गुड्स वो गुड्स होते हैं जहां पे प्राइस के बढ़ने के बाद उसकी डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन यहां पे समझिएगा कि गिवन गुड्स बोला जा रहा है, दो गुड्स को कंपेयर करते हैं आपस में, और जहां दोनों की प्राइसेस बढ़ रही है तो जिसकी कंपेरेटिवली कम प्राइस बढ़ती है ना, वो गिवन गुड्स की कैटेगरी में चला आता है। तो गिवन गुड्स आर दोज गुड्स for which demand increases as price increases। Option A is the correct answer for the given question। I hope and believe कि ये 600 क्वेश्चंस, इस वीडियो में 25 हैं लेकिन कुल मिलाकर के तो 600 क्वेश्चंस हो गए ना। तो ये टोटल 600 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे होंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। कोई भी दिक्कत होने से कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है।
आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के पेज को लाइक कर सकते हैं, वहाँ आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, गुड लक, हैव अ गुड डे।